अब तक रहा है भारतीय बाजारों के लिए ये एक और शानदार हफ्ता, लेकिन फिर से दुनिया भर के बाजारों से लगातार चौथे दिन है कमजोरी के संकेत। हल्की गिरावट के साथ शुरुआत के आसार, लेकिन उसके बाद क्या यही मूड माहौल हफ्ते के आखिरी दिन बरकरार रह पाएगा या फिर आएगी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग? और ऐसे में क्या करें आप, रहेगा इसी पर फोकस। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह। नमस्कार, मैं दीपांशु भंडारी। हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन है, तैयार हो जाइए। हमारे बाजार तो बेहद मजबूती वाली चाल दिखा रहे हैं। इस साल की ऊंचाई पर कल बंद होते दिखे। आज फॉलो ऑन एक्शन आएगा या नहीं, ये जानना है आपके साथ। बिल्कुल, तो बड़े एक्शन वाला हफ्ता रहा है और बड़े एक्शन वाला दिन भी आज रहने वाला है। और इस बीच आज के जो ट्रिगर्स है वो आपको बता दिए हैं। लगातार चौथे दिन अमेरिकी बाजार बंद होते दिखे। डाउ लगभग 300 अंक नीचे रहा है और 4 दिनों में गिर चुका है 1000 पॉइंट। आइए, नतीजों के लिए आज से एक्शन भरपूर होता दिख रहा है। हीरो मोटोकॉर्प इसने दमदार नतीजे पेश किए, टीवीएस ने दमदार नतीजे पेश किए। कल बाजार बंद होने के बाद यूबीएल के नतीजे रहे खराब और टाटा पावर मिला जुला। निफ्टी में आज ब्रिटानिया अपने नतीजे पेश करेगी, तो वायदा कारोबार की 4 कंपनियों के भी रिजल्ट पर आपको रखनी होगी नजर। और इस बीच में मुस्कुराने के कारण आपके पास कई हैं। सिर्फ इक्विटी मार्केट नहीं जो कि इस साल की ऊंचाइयों पर है, बल्कि लाइफ टाइम हाई पर सोना चांदी पहुंचते हुए दिख रहे हैं। और आई एम श्योर शेयर आप सबके पास भरपूर मात्रा में होना हो, सोना चांदी तो भरपूर है। जिसकी जितनी कैपेसिटी उससे ज़्यादा सोना चांदी लेकर रखता है। शेयर भले जितनी कैपेसिटी उसके मुकाबले 2-5% भी लेना ले, लेकिन सोना चांदी हिंदुस्तान में पूरे दिल से मन से खरीदे जाते हैं। एंजॉय। अच्छी बात है, सोना ऊपर जा रहा है, कच्चा तेल नीचे आ रहा है। हाँ, राहत वहाँ से भी मिल रही है। हमारे लिए तो हर तरह से अच्छी खबरों का सिलसिला दौर चल रहा है। तो ऐसे में सिर्फ ग्लोबल मार्केट्स ही आज एक खराब खबर का संकेत देते हैं। तो खराब खबर की बात कर लेते हैं, क्योंकि आपकी जो मर्जी, बहुत सारी चीजें बात करनी है। ये चल क्या रहा है जी? 4 दिन हो गए, 1000 पॉइंट ऑलमोस्ट गिर चुका है डाउ। इस साल की सारी बढ़त गवा दी है। पावल साहब तो बैंक्स के बारे में बात करते नहीं, बट रोज 50%, 30%, 40% इनके बैंक्स टूट रहे हैं। मतलब ये चल क्या रहा है सर? बैंक्स है ये, कोई ऐसी छोटी मोटी चीज नहीं है यहाँ पर गिरावट। वक्त की बात है दीप, और ये वक्त अमेरिका के जो सो कोल्ड छोटे बैंक, उनके लिए आज से छोटे बैंक है। हम तो उस साइज़ का देखें तो हमारे लिए तो ये भी बहुत ही बड़े बैंक है। लेकिन फिर भी बात तो सही है कि अमेरिका में जब तक ब्याज दरें बढ़ने का, ब्याज दरों में बढ़त में रुकावट का संकेत नहीं आता, तब तक इनके बॉन्ड यील्ड्स वगैरह पर जो दिक्कतें हैं, जो मार्क टू मार्केट लॉसेज हैं इनके बॉन्ड पोर्टफोलियो पर, इनके इन्वेस्टमेंट पर, जो वो खतरे हैं ना, जहाँ से एसवीबी ने शुरुआत की थी, वो खतरे खत्म नहीं होते हैं, कम होते हैं। ये तो मैं बता रहा हूँ दीप, अच्छी बात है कि अमेरिका के बॉन्ड यील्ड 3.5% के नीचे है। अगर यही बॉन्ड यील्ड 4.25% हो जाए तो मैं आपको बता रहा हूँ कसम से 3-4 बैंक तो और उड़ जाएंगे तुरंत प्रभाव से। ये तो पता नहीं बॉन्ड मार्केट ने समझदारी करके रखा हुआ है वहाँ पे कि अभी ये वाली हाइक जो कल परसों हुई है, आगे वाली हाइक जो एक आध और होगी, उसको नज़रअंदाज करके दिसंबर के रेट कट पे भरोसा कर रहे हैं। नहीं तो बॉन्ड यील्ड अगर पिछले की तरह 4.25, अगर 3.5% होते तो एसवीबी नहीं उड़ता। हाँ, नहीं होता है ना। वो तो 4.25% के आसपास पहुंचे, इतना नुकसान आया तो जाके एसवीबी उड़ा ना, 4-4.25% के आसपास। सो आई थिंक बॉन्ड यील्ड ने काफ़ी अमेरिका के बैंकों को बचा के रखा हुआ है। लेकिन कल जो गिरावट हुई है, एक अमेरिका का एक और जो छोटा बैंक, उसमें एक कनाडा के बैंक की तरफ से खरीदारी के संकेत है कि वो स्टेक खरीदेंगे, इसे बचाएंगे। फर्स्ट होराइजन बैंक का, फर्स्ट होराइजन, तो उन्होंने थोड़े हाथ खींच लिए कि नहीं, हम नहीं पैसा डाल रहे हैं। और इस वजह से थोड़ा मूड माहौल खराब हुआ। वो स्टॉक 50, वो बैंक 50-60% घटा। उसके साथ साथ भाईचारे में सब निकल गए। सारे भाईचारे में बोले एक गिरा है हम भी गिरते हैं। तो यही वाला ट्रेंड है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो दीप दिख रही है वो ये कि अमेरिकी बाजार बैंकिंग संकट पर थोड़ा रिएक्शन दे रहे हैं। पिछले 4 दिनों में 1000 पॉइंट डाउ का गिरना कोई छोटी बात नहीं है। और साल का पूरा गेंस गंवा चुके हैं जहाँ से हमने साल की शुरुआत की। तो बेसिकली साल मतलब ये वाला 2023 वाला साल। हाँ, साल मतलब एक साल में समझ लीजिए। 2023 में जितना भी अमेरिकी बाजारों ने गेंस किया था, वो जो ऊपर आए थे वो बराबर आ गए। इसका मतलब क्लियर कट है कि इस वक्त बाजारों का रिएक्शन ब्याज दरें बढ़ने पर या महंगाई नहीं घटने पर नहीं है, बैंकिंग संकट को। तो कहीं न कहीं मुझे जो लगता है, जिसकी बात हम पहले भी कर रहे थे और बीच बीच में हम भी, क्या होता है कि माहौल ठीक होता है तो भूल जाते हैं, एक आध बैंक का नंबर लग सकता है। ये कहीं न कहीं अमेरिकी बाजार मानकर चल रहे हैं। एक और अभी, हाँ, एक 3 ही तो हुए, सिग्नेचर, फर्स्ट रिपब्लिक और एसवीबी। ठीक है, तो एक आध का नंबर लग सकता है, ये अमेरिकी बाजार मान रहे हैं। इसीलिए अमेरिकी बाजारों का रिएक्शन बैंकों की पिटाई पर हो रहा है। करेक्ट। सो या तो इसमें 2 चीजें दीप, कि
ठीक है 4 दिन से इतना गिर गए, हो गया जो हो गया, अब रुक जाएं, या दूसरा है कि आज हफ्ते 2 हफ्ते में एक आध बैंक उड़ जाए। मेरा ये समझना है दोनों में से क्या होगा हमें पता नहीं। सो 2 तरीके से इससे देखा जाए, 4 दिन में 1000 पॉइंट घट गया, पूरे साल के अगेंस्ट गए, ठीक है, आ गया रीजनेबल, अच्छा करेक्शन आ गया, कोई दिक्कत नहीं, रोज नहीं घट सकते 250 पॉइंट अमेरिकी बाजार, सो मुझे बहुत ज़्यादा चिंता नहीं। दूसरा ये हो सकता है कि किसी भी दिन, जिसकी मैं आपको कल भी बात कर रहा था, कि एक आध झटका कभी बाजार दे सकता है। अब वो एक आध झटका देगा तो किसी न किसी बैंक की वजह से देगा, और अगर वो झटका दे तब भी भरपूर लेना है। अच्छा, हाँ, अपने तो लेना ही है, हमें अपनी स्ट्रैटेजी नहीं ना चाहिए। ना 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 ना। क्यों, मेरा सवाल इसी पर था हाँ, कि 4 दिन से ये कमजोर है, हम ऊपर जा रहे हैं रोज, कब तक हम बचे रहेंगे इससे या आउट परफॉर्म करते हैं? देखो भाई, ऐसा सिंपल सी चीज़ है कि कॉन्फिडेंस रखना चाहिए, अकड़ नहीं रखनी चाहिए, हाँ, है ना। हम्बल रहें, वो ज़्यादा बढ़िया है राइट। कि भाई हाँ हम भी आ सकते नीचे, हम तो आएंगे ही नहीं नीचे, हम ये नहीं सोचें कि हम तो आएंगे नीचे, हाँ ये सोचें कि नीचे आएगा तो हम लेंगे, मौका ढूंढना। हाँ। तो बस जिस दिन ये उस मार्केट में सब लोगों ने सोचना शुरू किया हम तो नीचे आ ही नहीं सकते, तभी बड़ा झटका लगाएगा। सो अपने सिंपल सी चीज़ ये रखनी है कि अमेरिका में 4 दिन की कमजोरी हो, 1000 पॉइंट हो सकता है, रोज तो अमेरिका भी 250 पॉइंट नहीं गिरेगा, एक रिकवरी अमेरिका में आ सकती है। एप्पल जैसी कंपनी ने कल बाजार बंद होने के बाद मजबूत नतीजे पेश किए, इस वजह से डाउ फ्यूचर्स आपके थोड़े हरे निशान में भी है। सो अगर कमज़ोर खुलेंगे या कमज़ोर होंगे या अच्छे लेवल पे आएंगे तो हमें खरीदारी करनी है। हमारा ट्रेंड क्लियर है, बहुत बड़ा कॉन्ट्रास्ट दीप अप्रैल से लेकर अभी तक दिख रहा है। अमेरिकी बाजार पूरे साल की बढ़त गंवा चुके हैं, हमारे बाजार पूरे साल के हाईएस्ट लेवल पर है। यस, हम लाइफ टाइम हाई के आसपास हैं। Yes, sir. ये 2023 का हाईएस्ट लेवल है जो कल हमने देखा है। तो ये हमारी ताकत दिखा रहा है। करेक्ट, ये ताकत कहाँ से आ रही है? इकोनॉमिक डेटा, जीएसटी कलेक्शन टाइप्स, यस, नतीजे देखिए, नतीजे एक कंपनी के नतीजे देखिए, जबरदस्त आते हुए दिख रहे हैं। सो मेरे ख्याल से बहुत क्लियर कट ट्रेंड है, और इस लिहाज से हमें ये फोकस रखना है कि अमेरिकी बाजारों की वजह से कभी भी एक झटका लगे तो हम खरीदेंगे, और उसकी हमारी तैयारी है। इसका मतलब ये कि खरीदारी का रुझान रखना, अनाप शनाप नहीं खरीद लेना है, कुछ भी नहीं खरीद लेना है, और कुछ भी किसी भी दाम पर नहीं ले लेना है। तो आप आराम से स्टॉक हो या इंडेक्स, अपने लेवल का इंतजार करो। और इस पूरी तेजी की सबसे बड़ी खासियत और खूबी यही है दीप, कि इस मार्केट ने अप्रैल से लेकर अब तक 5 हफ्तों में वो सब कुछ किया है जो एक बेस्ट मार्केट जो होता है जिसको करना चाहिए। बढ़ने की स्पीड बिल्कुल परफेक्ट, करेक्शन बीच बीच में लगभग हर रोज, यस, कोई गैप तकनीकी तौर पर जी नहीं, कोई बड़ी गिरावट की डर आशंका जी नहीं। यही वजह है कि आप अमेरिका के इस कमजोरी के वाले माहौल को भी पचा पा रहे हैं। सो हमारे बाजार परफेक्ट चल रहे हैं। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि ये ज़्यादा स्पीड से दौड़े, यही हाँ, स्टेडी स्पीड, हाँ ये बढ़िया है। आप देखो, आप चल रहे हो, चलते चलते भी गिर सकते हो, यस, दौड़ रहे हो, दौड़ते दौड़ते भी गिर सकते हो सकता है। चोट किस में ज़्यादा लगेगी? दौड़ते दौड़ते, करेक्ट, लॉजिकल है ना। जितनी ज़्यादा स्पीड से भागेंगे, करेक्शन उतना शार्प आएगा, यस, है ना। और तब आपके स्टॉप लॉस ट्रिगर होगे तो मुश्किल हो जाएगी। जितनी स्लो स्पीड से बढ़ेंगे, करेक्शन आएगा तो आपको पता है कि मुझे कहाँ कैसे निकलने का चांस देगा। सो आई थिंक वो स्ट्रेटेजी के साथ बने रहें, डटे रहें। सिर्फ एक चीज़ कहूँगा, जो इन्वेस्टर हैं, कई लोग ये अब है ना, पहले तो लोग पूछते थे, अब लोग पूछेंगे अरे हम तो मिस कर गए, ले नहीं पाए, अब क्या करें। तो उनके लिए मेरा एक ही सुझाव है, अगले हफ्ते 2 हफ्ते में कोई भी एक बार अगर ठीक ठाक सा करेक्शन आए, जो अगर 17,800 17,900 के आसपास आ जाए या 18,000 तक आ जाए, आई डोंट नो कहाँ से आएगा, जिस लेवल से आएगा उस लेवल से डिसाइड करेंगे। जैसे अभी क्या आप पूछोगे तो 17,900 18,000 बड़ा बेस हो गया, yes, वहाँ पर आ जाए तो फिर कूद के ले लेना, गॉट इट, है ना। तो अगर नहीं ले पाए और जो लेकर बैठे हैं उनको तो कोई टेंशन वाली बात है नहीं, आराम से एंजॉय कीजिए, एंजॉय करें, कोई प्रॉब्लम नहीं। इस सब में एक्चुअली मेरा सवाल दूसरा पार्ट जो ये था कि 4 दिन से गिर रहा है, वो ये था कि आपने बोला था 18,200 के ऊपर अगर क्लोजिंग मिलती है तो हम नए हाई की तरफ अटेम्प्ट कर सकते हैं। 50 पॉइंट ऊपर मिली आपको, बैंक निफ्टी ऑलरेडी 400 450 पॉइंट दूर है अपने नए हाई से। तो क्या ये अटेम्प्ट बाजार अभी भी बरकरार रख पाएंगे या फिर थोड़ा
जैसे आप कह रहे हैं स्पीड कम होना या कॉस्ट लास्ट टाइम जो दीप एक बड़ा करेक्शन मिला था वो 18,250 तो 18,300 से मिला था। और वहाँ से आप नीचे में 17,000 के नीचे तक भी आए जी। ठीक है। तो ये लेवल ऐसे हैं जहाँ पर आपको डर लगना स्वाभाविक है और इस तरह का सवाल आना भी बिल्कुल लाजमी है, बिल्कुल ठीक बात है। तो अपने क्या करना है, अपने को सिंपल चीज़ ये करनी कि अपने को मूड माहौल कब से बदलते हुए देखना है। देखो आप अपसाइड का कभी अंदाजा नहीं लगा सकते। जी। कौन कह सकता है कि निफ्टी सिर्फ 18,000 ही होगा या 19,000 ही होगा या 30,000 होगा, 25,000 होगा, कुछ भी हो सकता है। भी हो सकता है अपसाइड तो इसका इज द लिमिट। यस, नीचे कितना जा सकता है, जीरो हो सकता है। करेक्ट। उससे ज्यादा तो नहीं। नीचे का तो आप प्रेडिक्शन कर सकते हो ना कि कितना जा सकता है। जी। तो अपने सिंपल है कि तेजी के मार्केट को, बुलिश मार्केट को ट्रेड करने का एक ही तरीका है जी। और वो ये कि आपको अपनी डाउन साइड पता होनी चाहिए और आपको ये पता होना चाहिए कि किस लेवल के नीचे मुझे स्टॉप लॉस लगाकर निकल जाना है। अगर उसके नीचे जाता है तो मुझे पता है कि खराब होना शुरू होगा। और उसके लिए एक ही चीज़ है रामबाण, जब तक 18,000 के ऊपर निफ्टी बंद हो रहा है जी, तब तक कोई टेंशन नहीं है। ठीक, पहला संकेत कमजोरी का 18,000 के नीचे ही आएगा। गॉट इट। 18,000 के नीचे आएगा तो वहां रिव्यू करेंगे। तो मैं आपके पास 250 पॉइंट का क्वेश्चन है, आज तो दिख नहीं रहा, नहीं दिख रहा होगा तो भी क्लोजिंग शो में मैं हूँ, हाँ, टेंशन बात करेंगे। बैंक निफ्टी जब तक 43,000 के ऊपर चल रहा है टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। गॉट। तो आपको नीचे की रिस्क पता है कि 700 पॉइंट नीचे बैंक निफ्टी की रिस्क है, 250 पॉइंट नीचे निफ्टी का। अब लाइफ टाइम हाई मार्केट में अगर आप 250 पॉइंट निफ्टी और 750 पॉइंट बैंक निफ्टी का लेकर रिस्क लेकर नहीं चल सकते तो आप गलत मार्केट में, फिर आपको दूसरा मार्केट ढूंढना चाहिए। करेक्ट सर, ये वाला आपके काम का नहीं है। एब्सोल्यूट ना। सो अपने डाउन साइड रिस्क पता है, जहां से अपने को कमजोरी का पहला संकेत लेना वो ये है। मजबूती का संकेत आपका कल आ गया। अगर आज आपको कुछ नहीं चाहिए दीप, अगर एक पॉइंट ऊपर भी निफ्टी और बैंक निफ्टी बंद हो तो भी आपका कंफर्मेशन है। और नहीं तो भी कोई बात नहीं, आप 18,200 के ऊपर निफ्टी पर बंद हो रहे हैं, 43,500 के ऊपर बैंक निफ्टी में आज भी बंद होते हैं तो भी आप अच्छे हैं। तो कल आपको थोड़ा शॉर्ट कवरिंग का सहारा मिला, वीकली क्लोजिंग थी, ठीक है, बिल्कुल। आज आपको फ्रेश खरीदारी चाहिए। तो आई थिंक अभी तक हम सेट हैं, ऐसा कोई कमजोरी का और संकेत आएगा कमजोरी का तो यही आएगा ना, कहाँ आएगा? एग्जैक्टली 9:15 से 3:30 के बीच में आएगा ना, वहीं पर आएगा, है ना। तो स्क्रीन अगर बोलेगी कि भाई हम कमजोर हो रहे हैं तो फिर अलर्ट करके निकल जाइए, बस उतना ही। बाकी अभी कोई ऐसी खास चिंता वाली बात अभी दिखती नहीं है, कोई चिंता वाली बात नहीं। ठीक है, आज के लिए कुछ खास कहीं पर जो नजर रखनी है, बस यही जो इंपॉर्टेंट लेवल। देखो दो चीजें दीप, एक तो कमजोरी का पहला संकेत 18,000 और 43,000 के नीचे, और दूसरी खास बात जिस पर नजर रखनी है कि मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में मौके ढूंढने ही ढूंढने। अगर बाजार कमजोर होता है किसी भी वजह से तो वहां पर आपको खरीदारी का मौका ढूंढना है, वो हाथ से नहीं जाना ना। ये दो चीजों में बिल्कुल आप देखो, न्यू इंडिया जीआईसी जैसे स्टॉक 20-20% ऐसे कि कब बढ़ते थे, रेलवे 10-10% सारे स्टॉक बढ़ जाते हैं। हाँ। तो यही है। अब प्रॉब्लम है कि हम 3 महीने से 4 महीने से लगातार बोल रहे हैं रेलवे रेलवे रेलवे। अब वो 4 दिन कौन से हैं जब 20-20% बढ़ेंगे, ये किसी को नहीं पता। तो वही तो खूबी है। एक चीज और अच्छा हुआ, एक चीज और बोलना चाहता हूँ, अगर आपने अच्छे मिड कैप ले रखे हैं, सही एंट्री हो गई, सही भाव में एंट्री, आजकल भी लिए वो नहीं जो आपने 3-4 महीने पहले से लेके बैठे रखे, अब है ना उस पर कुंडली मार के बैठ जाना, हाथ से नहीं जाने देना, जल्दी मत बेचना। हाँ, ये गलती क्या होता है, आप 4 महीने लेके बैठते हो और पकाते हो उसको, और जब एकदम पहला मुंह आता है तो आपको अरे बड़ी मुश्किल से जान छुट्टी दे दो, भाव आए निकलो। ये काम मत करना। ये काम तब करना होता है जब मार्केट का मूड ऐसा तेजी वाला नहीं हो। मिड कैप स्मॉल कैप में तो भाव आया निकलो, वापस नीचे मिल जाए, नहीं। अभी आपने जहां बेचा वहां से 100% ऊपर जाएगा, ये लिख के रख लो आप। तो इसलिए अब बेचने के अगर 4 महीने में 3 महीने में आपने उनको सेका है ना, पार्किंग हुई है आपके यहाँ पे, तो अब वो पार्किंग फीस लिए बगैर छोड़ना मत, है ना। अच्छे गेंस आने दो उसमें। हाँ, सो गेंस बनेंगे। सो अभी तक जब तक निफ्टी आपको, बैंक निफ्टी पहला कमजोरी का संकेत नहीं देना, तब तक मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों की तेजी को आप राइड करो, एंजॉय करो, लेते रहो पैसा, ऊपर जाने तो होल्ड करके बैठो दबा के, थोड़ा सा लंबा रखेंगे बैठेंगे तो पैसा, क्योंकि क्या होता है आखिर के 4-5-7 दिन में ना जो 20-25% बढ़ जाते हैं जो तेजी के होते हैं, वो आपने मिस कर दिया तो फिर आप सोचोगे अरे यार मेरी तो किस्मत ही खराब है। करेक्ट, इतने टाइम तक लेके रखा था, जैसे ही बेचा बढ़ गया। अब उसमें आप फिर किस्मत को दोष दोगे तो वो आपकी प्रॉब्लम, आपकी किस्मत की नहीं है। सही बात है। हाँ। बस ये थोड़ा सा ध्यान रखना। तो अच्छा हुआ आपने पूछा और क्या, तो ये दूसरी लाइन मेरी बहुत काम की है। पहला गिरावट में खरीदना है, दूसरा जो खरीदा हुआ है उसको जल्दी से नहीं देना है, बेचना है, जल्दी से नहीं देना है। गॉट इट।
डन सर, ठीक है। चलिए आज का फिर सेटअप समझते हैं सर, क्या कह रहे हैं ग्लोबल नेगेटिव साइड पर है, एफआईएस के नंबर्स हाँ बहुत बढ़िया है, बढ़िया है। पॉजिटिव। लोकल फंड भी वापस से खरीदने के मूड में है। वायदा कारोबार के संकेत हल्के से कोशिश है। अगर आज आप मुझे पूछेंगे दीप कोई एक नेगेटिव फैक्टर, तो मेरे लिए नेगेटिव फैक्टर ग्लोबल से ज़्यादा थोड़ा एफएनओ वाला है। कोशिश है, नेगेटिव तो नहीं कह सकता। और वो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ। पुट कॉल रेशो निफ्टी का 1.34 है, थोड़ा ओवरबॉट होने के लेवल पे। बैंक निफ्टी का 1.28 है, थोड़ा हायर साइड पे। मैं ये भी कह सकता था पुट कॉल रेशियो हायर साइड पर है और प्रॉफिट बुकिंग आएगी या थोड़ा बिकवाले, लेकिन मुझे डर कम है। अब पूछिए क्यों? क्यों? उसका कारण ये है, अच्छा वैसे आप नहीं भी पूछते तो मैं बता ही देता लेकिन इसी बात में बातचीत हो जाती है। ओके, तो इसका कारण ये है कि आज से आप नई वीकली सीरीज की शुरुआत करें। यही पुट कॉल रेशियो मुझे कल मिलता, कल डेटा बहुत थे। यस सर। आज बैंक निफ्टी में कितना है? हाईएस्ट ओपन 15 लाख शेयर, नथिंग। कल 3 करोड़ से 3 करोड़, ठीक है। सेम निफ्टी में क्या है, मुश्किल से 40 लाख भी नहीं है। सो इसलिए पोजीशन ज्यादा नहीं है। सो हायर पुट कॉल रेशियो पे मुझे डर नहीं है। हायर पुट कॉल रेशियो का मतलब ये है कि मैं थोड़ा सा ऊपर खरीदने के बजाय नीचे के लेवल पे खरीदना प्रीफर करूंगा, बस। गॉट इट। सो एक ही हल्का सा सावधानी वाला फैक्टर, वो भी हल्का, ज्यादा नहीं। दूसरा कोई दिन होता तो मैं आपको बता देता। सेंटिमेंट न्यूट्रल से पॉजिटिव, न्यूट्रल लिखना पड़ता है तो मेरा तो पॉजिटिव है, आपको बात करके भी समझ में आ रहा होगा। टोन से भी आ रहा है। ट्रेंड पॉजिटिव है। 18,125, 18,175 ये निफ्टी की पहली सपोर्ट जोन है। यहाँ पर हम पहुंचेंगे, रुकेंगे, टाइम पास करेंगे और शायद नीचे ना जाए। अगर गलती से मूड बन गया कि थोड़ा करेक्शन देते हैं, बहुत हो गया, हमेशा तेजी क्या, कितना मीठा खाएंगे, थोड़ा नमकीन भी होना चाहिए, तो 18,050, 18,100 ये आपके लिए मजबूत खरीदारी की जगह। इस रेंज में आए तो आपको शॉर्ट्स भी काटने, लॉन्ग भी बनानी है। ऊपर 18,250, 18,300 ये हल्की फुल्की रुकावट की जगह। 350, 425 जहाँ पर आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। ठीक है सर। बैंक निफ्टी 43,350, 43,475 पहला सपोर्ट जोन है और इस रेंज में आने पर आपको करनी है खरीदारी। यहाँ पर भी देख सकते हैं। और अगर समझे कि थोड़ा ज़्यादा गिरने के मूड में लगे तो 43,225, 43,300 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। और इस रेंज में बिना किसी के इन्विटेशन का इंतजार किए आपको शॉर्ट भी काटनी चाहिए और फ्रेश खरीदारी भी करनी चाहिए। ठीक है। ऊपर 43,850, 43,950 पहली रुकावट की जगह पार करके निकले तो 44,050, 44,150 लाइफ टाइम हाई है। वहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग और बिकवाली दोनों करनी चाहिए। एक बार लाइफ हाई के आसपास आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, बाद में फिर से देखेंगे। ठीक है। पीसीआर तो ओवरबॉट है, एफआईएस की पोजीशनिंग भी ज्यादा, कोई दिक्कत नहीं, 46-47% कोई खास फर्क नहीं। और विक्स लगभग वहीं पर टिका है। कुछ होने। स्टॉप लॉस अभी नहीं बदला है मैंने आज भी, 17,975 से सिर्फ 25 पॉइंट बढ़ा है। बेसिकली वैसे 18,040 का होता है, तो मैंने कहा जब 18,040 और 18,000 में फर्क क्या है, 18,000 ही रखा जाए। इंट्राडे भी और क्लोजिंग भी, दोनों यही स्टॉप लॉस होगा आपका। बैंक निफ्टी इंट्राडे और क्लोजिंग दोनों ही स्टॉप लॉस आपके 43,200 भी हो सकते हैं, 43,000 भी हो सकते हैं, जो आपको ठीक लगे। अगर आप 700 पॉइंट की रिस्क लेना चाहते हैं तो 43,000 का रखें। क्लोजिंग बेसिस पे 43,200 आपका ठीक है, इंटरचेंज भी कर सकते हैं। या तो 43,000 रखो या 43,200, दो में से एक रख लीजिए। शॉर्ट साइड पर अगर आप हैं तो होने नहीं चाहिए। कल ही आपको ब्रेकआउट दिया, कल हमने बोला भी था कि शॉर्ट मत रहिए। 18,300 अब आखिरी स्टॉप लॉस आपके लिए, या कल का हाई 18,270 के आसपास पार हो, जो आपको ठीक लगे। 18,300 के आसपास का स्टॉप लॉस 50 पॉइंट ऊपर का इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पे। और बैंक निफ्टी का स्टॉप लॉस जो है वो 43,750 का कल का हाई पार करते हैं। बहुत छोटा नजदीक का स्टॉप लॉस 75% रखना ही नहीं। बैंक निफ्टी तो शॉर्ट करना ही क्यों है? शॉर्ट नहीं करना है भाई, शॉर्ट करके अड़े रहेंगे उससे बढ़िया है लॉन्ग करके जल्दी कमा लेंगे। जल्दी कमा लोगे। अब ये है कि किसी न किसी दिन जब आप शॉर्ट काटेंगे उस दिन टॉप बनाएगा, वहां से नीचे तो आएगा। ये तो आपके साथ होने वाला है, क्योंकि आप 10 स्टॉप लॉस छोड़ दोगे, नहीं ट्रिगर करोगे, 11वां ट्रिगर करोगे, वहां टॉप बनेगा। ये टेंडेंसी है ट्रेडर्स की, ये होना ही है, इसको कोई नहीं रोक सकता, भले हम कितना ही बोल दें। और खुद वो एक्सपीरियंस भी करते हैं शॉर्ट सेलर्स, लेकिन वो क्या है, अड़ जाते हैं ना, कितना जाएगा और कितना जाएगा। आप और हमको डिसाइड करना और कितना जाएगा। नीचे जाने में भी तो जा सकता है, तो ऊपर आने में भी आ सकता है। ये रखिए अपने डिसिप्लिन। 43,750 ठीक है, डन। नई पोजीशंस खरीदे निफ्टी 18,100-175 की रेंज में आज आपको मौका मिले। 18,175, 125, 100 के आसपास थोड़ा टुकड़ों में ले सकते हैं। 18,000 का स्टॉप लॉस, 18,065 भी एक अच्छा लेवल है जहाँ एंट्री कर सकते हैं। थोड़ा बहुत तो टुकड़ों में मूड माहौल देखकर खरीदिए। टारगेट और 18,175 तक तो लेना है, तो पहला टारगेट हटा दो, 18,175 का हटा दीजिए। 18,200, 250 दो छोटे टारगेट, 275, 300 दो मीडियम टारगेट और 350 का फाइनल टारगेट। ये 5 टारगेट आपके लिए निफ्टी में खरीदारी करने के परफेक्ट।
बेचना है बेचना। जरूर बेचिए। एग्रेसिव ट्रेडर हैं और बेचना ही चाहते तो एग्रेसिव ट्रेडर का मतलब ये है कि जिनको बेचना ही है, मेरी राय नहीं है, जी। लेकिन जिनको बेचना है 18,300 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें, बेचें। 18,200 18,175 दो छोटे टारगेट, 150 102 मीडियम टारगेट और 18,075 के बड़े टारगेट के लिए अगर आप इसे मानते हो तो बस इतने टारगेट है जिसके लिए बेचना है आपको। ठीक है सर। तो 18,000 के नीचे की मैं कमजोरी नहीं देख रहा, ब्रॉडली 18,000 18,300 की रेंज जहां आपको थोड़ा कंसोलिडेशन दिख सकता है। बैंक निफ्टी एक गोल्डन रेंज है मेरे पास खरीदने की, अगर यहाँ आए दीप आज तो बिल्कुल 101% लेना चाहिए। 43,225 43,375, एक लोट 375, एक लोट 300 और एक लोट 225, इन तीन टुकड़ों में यहाँ खरीदे। गोल्डन जगह है ये लेने की। और 43,000 थोड़ा दूर का स्टॉप लॉस दे रहा हूँ, सोच समझ के दे रहा हूँ ताकि आपका ट्रिगर ना और पैसा बने। इस रेंज में आए तो जरूर एक चांस लेना चाहिए। गलत और सही तो हमेशा हो सकता है, डिसिप्लिन के साथ 43,000 के स्टॉप लॉस पे आप यहाँ पर लीजिए। टारगेट जो बनेगा 43,475 575 दो छोटे टारगेट, 625 675 दो मीडियम टारगेट और 725 के बड़े टारगेट के लिए करनी है खरीदारी। अब वहां नहीं आया तो एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए खरीदारी करने की राय है 43,200 43,200 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा। टारगेट जो बनेंगे 43,725 43,850, 43,725 850 दो छोटे टारगेट है, 950 मीडियम टारगेट है, 44,050 44,150। वाह महीनों बाद 44,000 मुंह से निकला है। आ रहा है सर, अब रिकॉर्ड कहाँ से आपके लिए अगर आएगा तो फिर 44,150 नहीं आएगा, फिर 45,000 ही आएगा। फिर तो रिकॉर्ड, नए रिकॉर्ड्स बनाएगा। आएगा तो बनाएंगे तो रिकॉर्ड मतलब फिर अच्छा ही अच्छा बनाएंगे। ठीक है सर। वो ऐसा होता है ना, हर बार पिछला वाला रिकॉर्ड थोड़ा बेहतर तरीके से टूटता है, करता है। बिल्कुल। बेचने की राय अगर जो लोग बेचना चाहते हैं 43,950 44,150 इस रेंज में एक चांस ले सकते हैं बेचने का। स्टॉप लॉस बहुत छोटा इसलिए दे रहा हूँ कि वहां से ब्रेकआउट मिलेगा। 44,200 का स्टॉप लॉस लगाकर आप बेचना चाहें तो जरूर बेचें। 43,850 43,750 दो छोटे टारगेट, 43,700 43,625 43,700 43,625 दो मीडियम टारगेट, 43,500 43,375 तक के बड़े टारगेट के लिए वहां पर एक चांस आप बिग वाली का ले सकते हैं। ये है आपके लिए स्ट्रेटेजी। गॉट इट। चलिए, तो ये है आपके लिए पूरी स्ट्रैटेजी। खरीदारी का अग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए भी मौका है बैंक निफ्टी में, अग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए बेचने का मौका है निफ्टी में। ध्यान रखिएगा और लेवल्स स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, ये ज़रूरी है। डेटा वैसे बाकी तो हमने बात कर ली। बैन लिस्ट में एक बदलाव हुआ है सर, जीएनएफसी भी आ गया, तो डबल हो गई बैन लिस्ट। मन्नापुरम के साथ जीएनएफसी आ गया है। कोई वायदा कारोबार के इंपॉर्टेंट लेवल्स नई वीकली सीरीज की? एक थोड़ा सा एफआईएस के डेटा डिस्कस करना चाहूँ। 1415 करोड़ की कैश में अच्छी खरीदारी फिर से आई है। लोकल फंड ने भी 450 करोड़ की खरीदारी की है और वायदा कारोबार में भी इंडेक्स स्टॉक फ्यूचर्स में तो कल डेटा वापस बेहतर होता है, लेकिन तो अच्छे नंबर्स हैं। 18,201 ही लेवल है इंट्राडे के लिए, मेक और ब्रेक। 50 पॉइंट घट जाएं तो कोई टेंशन नहीं। 18,200 से ही आपको कमजोरी गिननी है दिन के लिए। 18,200 के पुट और कॉल दोनों पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, लगभग बराबर है 55 लाख 43 लाख शेयरों का। ये आपके लिए निफ्टी पर हो गया आपका लेवल। बैंक निफ्टी के डेटा बहुत छोटे, नॉट वर्थ डिस्कसिंग। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं स्टॉक्स की, क्योंकि भरपूर स्टॉक एक्शन आज भी होगा। थोड़े नतीजों की भी एनालिसिस करते हैं। बिगुल पहले अनिल जी के लिए स्टॉक ऑफ द डे। ढेरों नंबर्स आए थे सर और कई सारे आपने हाईलाइट भी करें, बट सबसे अच्छा और सबसे खराब स्टॉक ऑफ द डे के लिहाज से क्या लगा आपको? सबसे खराब मतलब 2-3 रिजल्ट ही ऐसे जो खराब आए हैं। यस। एक इन्फोसिस था, हाँ। दूसरा कल हमने डाबर देखा। यस। और आज डाबर में आपको फिर फॉलोअप सेलिंग एक्शन दिखेगा आ सकता है। और तीसरा जो इन दोनों से ज्यादा खराब है जी, बेहद खराब। हाँ, अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसमें खुश होने की बात है या दुखी होने की बात है। पहले तो बता दूं कौन सा स्टॉक है, यूबीएल, यूनाइटेड ब्रूजेस लिमिटेड। इसके फ्यूचर्स में बिकवाले करने की राय। कल के हाईस पर स्टॉप लॉस लगा दें 1445 रुपए का, बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस है। टारगेट 1405 1390 और 1365 और इससे कहीं ज्यादा के भी आ सकते हैं। अच्छा, हाँ, इससे भी ज्यादा गिरावट आज का एक्सीडेंट भी हो सकता है। ओह, क्योंकि नंबर्स मतलब खराब नहीं है, डिजास्टर को हिंदी में क्या कहते हैं, भयानक भयंकर। मतलब जितने शब्द आप ले लो। खुश होने की बात है कि लोग कंजम्पशन कम कर रहे हैं इनके पदार्थों का, या कंपनी के शेयर होल्डर के लिए, कंपनी के लिए तो खराब बात है। तो नंबर्स बहुत ही खराब है। मार्जिन्स बहुत 3% रह गए 11% से।
इतना कॉस्ट इतना कम, इतनी कॉस्ट इनकी बढ़ रही है, मतलब जिन बॉटल्स में बना बना के ये बियर बेचते हैं उनके दाम बढ़ रहे हैं, ग्लास के दाम, रॉ मटेरियल कॉस्ट, फूड वीट के ग्रेन्स दाम वगैरह की, वीट grains के, बार्ली जो भी barley के, है, सबके दाम बढ़ रहे हैं। तो कॉस्ट प्रेशर बहुत ही ज़बरदस्त रहे, मार्जिन बहुत ही ख़राब है। इवन वॉल्यूम ग्रोथ भी 3% आई है, 4 से 5। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि प्रीमियम सेगमेंट की बिक्री ठीक है। इसका मतलब ये है कि रूरल डिमांड वगैरह में अभी भी दिक्कतें तो है। तो जो सस्ते वाले प्रोडक्ट बिक नहीं रहे, महंगे वाले तो फिर भी ठीक है बिक रहे हैं। सो आई थिंक वॉल्यूम ग्रोथ बड़े डिजास्टर हैं और आगे भी कोई ऐसा। अच्छा, सबसे बड़ी बात दीप्ति है, लगातार दूसरी तिमाही यस इन्होंने खराब प्रदर्शन किया है, जी बहुत गंदे रिजल्ट दिए हैं। बिल्कुल। तो क्या है कि कॉन्फिडेंस और हिल जाता है। अगर इनकी कॉन कॉल हो गई होती तब तो मैं आपको पक्का कहता कि स्टॉक 8-10% गिरने जैसा है। राइट। क्योंकि कॉन कॉल आज शाम को 4 बजे, तो हो सकता है कॉन कॉल के काफ़ी फंड में ऐसे होंगे जो कॉन कॉल का इंतजार करेंगे, उसके बाद decision सुनेंगे, समझेंगे, उसके बाद डिसीजन ले। अगर कॉन कॉल हो गई होती तो फिर ज़्यादा आसानी से हम बता पाते, मैनेजमेंट का गाइडेंस मिल जाता था। लेकिन नंबर्स बहुत ही खराब है, बहुत खराब है। लेना तो बनता ही नहीं है, कॉन कॉल सुनने के बाद सोमवार को डिसाइड कीजिए। बट बाकी नंबर्स किसी भी लिहाज से देखेंगे बहुत ही खराब है। अर्निंग डाउनग्रेड्स आने 10-15%, 10-12% इनकी ईपीएस डाउनग्रेड आएंगे। तो उस हिसाब से अगर 10-12% ईपीएस घटना है तो स्टॉक, जितना ईपीएस घटे उतना तो स्टॉक घटना बनता है, उतना परसेंट तो बनता है। बिल्कुल सर, ये बहुत ही खराब ना हो। ठीक है। लेकिन एक और स्टॉकर, इस स्टॉक पर सिर्फ नंबर नहीं, नंबर के अलावा भी मैं बात करना चाहता हूँ, वो है हीरो मोटो फ्यूचर्स। यहाँ पहले बता दूँ खरीदने की राय है, 2500 का आपका स्टॉप लॉस होगा, 2575, 2600 और 2640 तीन बड़े टारगेट हैं। तीसरा बड़ा टारगेट 2640 का आपके लिए फ्यूचर्स के लेवल है। हीरो मोटोकॉर्प में दीप नंबर्स बहुत ही मजबूत हैं, रेवेन्यू ग्रोथ 12% की बहुत अच्छी कही जाएगी, किसी भी लिहाज से बढ़िया ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मार्जिन्स में जो इम्प्रूवमेंट आया है वो बड़ा पॉजिटिव है। 13% के मार्जिन्स कोई सोच नहीं रहा था, तो इन्होंने कॉस्ट प्रेशर को अच्छे से हैंडल किया है। 7% की वॉल्यूम ग्रोथ बढ़िया है और ओवरऑल अर्निंग्स किसी भी लिहाज से आप घुमा फिरा कर देखें, आगे पीछे ऊपर नीचे, ये बहुत अच्छे नंबर्स आए। अब यहाँ पर जो इंटरेस्टिंग और बड़ी बात जो मैं कहना और करना चाहता हूँ वो ये दीप कि हमने कुछ स्टॉक्स ऐसे आइडेंटिफाई किए, फॉर एग्जांपल वेदांता 100-125 रुपये से 400 रुपये, डिविडेंड वगैरह मिलाए तो 450-500 का भाव हो जाता है। आईटीसी दुगुना हो गया। एक डीएलएफ ऐसा है स्टॉक जिसको हम सोचते हैं कि दुगुना होने की ताकत है। क्या हीरो मोटोकॉर्प वैसा हो सकता है? दुगुना, उतना पोटेंशियल दिख रहा है आपको? टर्न अराउंड होकर वैसी परफॉर्मेंस ला सकता है, क्योंकि इस स्टॉक ने भी आप देखिए 4-5 साल में कुछ नहीं किया। वन ऑफ द हाईएस्ट डिसअपॉइंटिंग स्टॉक। और मुझे लगता है हीरो मोटो का टाइम आ रहा है और ये टाइम आने का पहला संकेत कल आया है इन नंबर्स में। अगर एक आध क्वार्टर हीरो मोटोकॉर्प इस तरीके सी, आपको दुगुना होने के लिए निफ्टी के स्टॉक को एक क्वार्टर पे जज नहीं कर सकते, लेकिन आपको इनको जज करना है, इसकी शुरुआत आप कर सकते हैं। तो आई थिंक ये बजाज ऑटो ने कमाल किया है, टीवीएस कमाल कर रहा है, हीरो मोटो की भी परफॉर्मेंस आ रही है। लेकिन क्या है कि एक तो ये पूरी सेक्टर की परफॉर्मेंस आ रही है इसलिए इन्होंने भी कर लिया, करेक्ट। लेकिन क्या अदरवाइज सेक्टर को हटाकर देखें तो कंपनी बेहतर करने के लिए तैयार है क्या? बैलेंस शीट बेहतर हुई है, करेक्ट। 4-5 साल में ग्रोथ तो हुई है बिजनेस की, लेकिन स्टॉक चला नहीं है। तो कभी कभी आपको दिग्गज शेयरों में इस तरह की अपॉर्चुनिटीज देखनी होती है कि क्या इन शेयरों की री रेटिंग हो सकती है। जिन शेयरों को कोई पसंद नहीं करता, अंडर ओन्ड है, तो मुझे लगता है हीरो मोटोकॉर्प उस कैटेगरी में जाने को तैयार हो रहा है। मैं एक क्वार्टर और देखूंगा, लेकिन अब यहाँ से हीरो मोटोकॉर्प एक बार के लिए मेरे बाय ऑन डिप्स है। गॉट इट सर। और अगर अगले क्वार्टर में कंफर्मेशन आ जाती है तो फिर हम इस पर आईटीसी डीएलएफ की तरफ बड़े बुलिश होंगे। समझ गया, ये मेरा तो हीरो मोटो। बाकी रिजल्ट रिव्यू में एक दो रिजल्ट्स हैं जो मैं बात कर रहा था। टीवीएस अच्छे नंबर से, रेवेन्यू ग्रोथ बहुत ही मजबूत है, हालांकि परफेक्ट प्राइस टू परफेक्शन पे है स्टॉक, तो ऑलरेडी स्टॉक भागा हुआ है ही है। हाईएस्ट एवर ऑपरेटिंग मार्जिन्स दिए हैं, तो किसी भी लिहाज से टीवीएस मोटर्स देखेंगे, मतलब टू व्हीलर्स ने तो गजब का प्रदर्शन किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि दीप टू व्हीलर से उम्मीदें कम थी कि रूरल डिमांड के चलते शायद ना कर पाए। बजाज, टीवीएस, हीरो तीनों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, रूरल डिमांड कमज़ोर होने के बावजूद बहुत बढ़िया। तो टीवीएस भी अच्छा, लेकिन स्टॉक भागा हुआ है तो मुझे लगता नहीं कि बहुत भागेगा। बट टीवीएस के चाहने वाले दीवाने बहुत हैं, उन्हें पसंद है तो पसंद ही है। कई बार कितनी एफआई ने बहुत नीचे के टारगेट दिए, लेकिन ये स्टॉक नीचे नहीं आता है। जिनको पसंद उनको पसंद ही है।
एक और छोटा स्टॉक है जिनके आज हम मैनेजमेंट से मुलाकात भी कर रहे हैं, जे.एन.के बैंक हमारी रिकमेंडेशन लिस्ट में 25 रुपए से रहा है। क्या गजब की परफॉर्मेंस आई है जे.एन.के बैंक की। और कभी कभी छोटे बैंकों की परफॉर्मेंस इसलिए हाईलाइट करना जरूरी होता है, ये आपको दिखाता है कि क्या हो रहा है बैंकिंग सेक्टर में। मैं लगातार सरकारी बैंकों पर जो बुलिश हूँ, आप देखिए हर एक पैरामीटर पर बहुत स्ट्रांग परफॉर्मेंस जम्मू कश्मीर बैंक ने दी है। मुनाफा 325% बढ़कर पौने 500 करोड़ के आसपास पहुंचा है। हाईएस्ट एवर एनुअल प्रॉफिट है अब तक का, ये 1200 करोड़ के आसपास का जो पूरे साल का मुनाफा इन्होंने किया है वित्त वर्ष 2023 में, यह हाईएस्ट एवर है दीप। एसेट क्वालिटी 8 सालों की सबसे बेहतरीन है। ये ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाती, तो आई थिंक जम्मू कश्मीर बैंक बहुत दमदार नतीजे हैं। स्टॉक कल 4-5% नीचे भी था, तो हो सकता है स्टॉक में एक्शन दिखे, बट इन एनी केस नंबर्स आपको बता रहे हैं कि स्टॉक क्यों 25 से 50 रुपये 60 रुपये तक पहुंचा है। क्यों ये, अगर इसी तरह की परफॉर्मेंस 1-2 क्वार्टर में हुई तो क्यों ये 100 रुपये तक जाने की कैपेसिटी रखता है। यहाँ से भी क्यों नहीं हो सकता। अगर दो क्वार्टर आप ऐसे और दिखा दें, आपको बहुत सस्ता स्टॉक लगेगा। और प्रॉब्लम क्या होता है, कई बार लोग है ना वो जम्मू कश्मीर के आगे सोचते ही नहीं है, सोचते हैं ये बैंक वहीं तक लिमिटेड है। लेकिन और स्पेशली मैं जब अभी जाके आया हूँ तो मैंने देखा वो वहाँ के लिए एक तरह से आरबीआई है, आईसीआईसी बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, जो आप नाम लें कश्मीर में उसके अलावा और कोई दूसरा बैंक दिखता ही नहीं है। करेक्ट सर। तो मतलब इतनी मोनोपोली बिजनेस है। एक और चीज़ जो मैंने पता नहीं मैंने आपको नहीं बताई, मैंने कश्मीर में एक चीज़ पता की कि वहाँ पे कोई भी आदमी कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में, पूरे राज्य में एक भी आदमी ऐसा नहीं है जिसके पास अपना घर ना हो। अच्छा। हाँ, हर आदमी अपने घर की छत के नीचे सोता है। ये तो अच्छे होम ओनर। मतलब इससे आपको पता चलता है कि वहाँ वेल्थ क्या है। और वहाँ उगता क्या है, केसर, अखरोट, बादाम जो सब महंगे आइटम होते हैं, प्रीमियम आइटम्स आते हैं, सारे प्रीमियम। सो कहने का मतलब है कि बैंक के पास वो बिजनेस है वहाँ का, और मोनोपोली बिजनेस है। करेक्ट सर। अगर एक स्टेट में आपको मोनोपोली मिल जाए, किस बैंक के पास कौन से स्टेट में मोनोपोली है? सही बात है। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये एक और स्टॉक है, नजर रखनी चाहिए। जी चलिए, तो जे.एन.के बैंक पर रखिए नज़र। काफ़ी समय पहले ही ये आइडेंटिफाई कर लिया था, अब परफॉर्मेंस भी वैसी आ रही है, और बात भी करेंगे हम मैनेजमेंट से, तो डिटेल्स भी लेंगे उनके साथ। आइए फिर और स्टॉक्स और नतीजे इन पर भी कर लेते हैं फोकस। हमारी टीम भी है तैयार, कुशल नुपुर और साथ ही आशीष स्टूडियो में है हमारे साथ। तो कुशल, मॉर्निंग, करिए शुरुआत ट्रिगर्स और नतीजों से। मॉर्निंग दीप, ट्रिगर्स के लिहाज से अगेन आज भी काफ़ी सारे नंबर्स आने वाले हैं। सबसे पहले ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज निफ्टी से, साथ ही एफएनओ स्पेस से फेडरल बैंक, मैरिको, भारत फोर्ज समेत पीरामल एंटरप्राइजेस पर नजर रखिए। कैश सेगमेंट से 4-5 इंपॉर्टेंट नाम बता देता हूं आपको, जिसमें राणे मद्रास, स्टाइलम इंडस्ट्रीज, तत्व चिंतन फार्मा, डीसीबी बैंक जैसे स्टॉक शामिल हैं। और ऑफ कोर्स पेटीएम के भी आज नंबर्स आने वाले हैं, तो देखना होगा कि वहां से किस तरह का रुझान बनता है। साथ ही करेंसी मार्केट आज बंद रहने वाला है बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर, तो ये एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है। एफएनओ स्पेस से टाटा पावर नंबर्स मिले जुले यहाँ पर देखने को मिले हैं। आय फ्रंट 12,443 करोड़ पर आई है, जबकि अनुमान 13,234 करोड़ का था। कामकाजी मुनाफा बीट है 1890 करोड़ के मुकाबले, अनुमान के मुकाबले 1928 करोड़ आया है। 15.5% के मार्जिन कंपनी ने दर्ज किया, अनुमान 14.3% का था। साथ ही टीवीएस मोटर्स नंबर्स स्लाइटली बेटर देन एस्टिमेट्स हैं। इनफैक्ट ओवरऑल अगर आप मार्जिन देखें तो 9.8% का अनुमान था हमारा, 10.3% के मार्जिन कंपनी के आए हैं। और अन्य आय सिग्निफिकेंटली बढ़ने से कंपनी का जो मुनाफा है 275 करोड़ से बढ़कर 410 करोड़ पर आता हुआ दिखा है। अनुमान हमारा भी बढ़ने का था, पर 340 करोड़ पर हम अनुमान लगाकर चल रहे थे। तो अदर इनकम की वजह से कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में आपको ज़्यादा इजाफा देखने को मिला। बिल्कुल, तो नतीजों पर फोकस है। कल एचडीएफसी के भी नतीजे आए थे। मैं बाकी नतीजों की बात करूं उससे पहले एक बार एचडीएफसी के वाइस चेयरमैन और सीईओ केके मिस्त्री साहब का नतीजे और आगे की परफॉर्मेंस को लेकर क्या कहना है, सुन लेते हैं। It says that the repricing of loans, either upwards or downwards, will happen once in 3 months. तो अगर आपने लोन जनवरी महीने में ली है तो आपकी लोन रिप्राइस होगी जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर। तो इससे क्या होता है कि द फुल बुक गेट्स 3 months to get fully repriced. तो एवरेज पीरियड फॉर रिप्राइसिंग रफली अबाउट 1.5 months होता है, जिसको हम ट्रांसमिशन लैग कहते हैं। तो अभी सेकेंड थर्ड क्वार्टर में काफी रेट्स इंक्रीज हुई थी फ्रॉम आरबीआई, सो देयर वाज अ ट्रांसमिशन लैग। अभी जो फुल ट्रांसमिशन लैग हैज बीन फैक्टर्ड इन, एंड देयरफॉर द स्प्रेड्स, द निम्स एंड ऑल ऑफ दैट हैव एक्सपेक्टेड। ओके, तो ये थे केके मिस्त्री साहब, और पूरा इंटरव्यू, ये सिर्फ एक झलक हमने आपको दिखाई थी, बट पूरा इंटरव्यू आज आप दोपहर 12 बजे सुन सकते हैं कॉर्पोरेट एआर में
आगे के क्या प्लान्स हैं HDFC को लेकर। HDFC में आज कुछ इंटरेस्टिंग खबरें भी हैं, ये भी आपके लिए हाईलाइट करेंगे, बट ये इंटरव्यू आज आप दोपहर 12 बजे सुनिए। आइए नुपुर से कुछ और जो नतीजे कल आए हैं उनके बारे में बात की जाए। नुपुर, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले एप्टस वैल्यू, जहां पे कंपनी की एनआईआई में करीबन 26% की स्ट्रॉन्ग ग्रोथ नजर आ रही है क्वार्टर 4 में। अब मुनाफा भी देखें तो 16% से बढ़कर इस बार आया 109 करोड़ के आसपास आते दिखेगा। ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए की भी बात करें तो यहाँ पर भी सुधार और AUM भी 30% से इस बार बढ़कर आते दिखाए क्वार्टर 4 में। ब्लू स्टार, जहां पे कंपनी की आय में करीबन 16% की ग्रोथ आपको दिखेगी। कामकाजी मुनाफा देखें तो 26% से इस बार बढ़कर आया है। मार्जिन इनफैक्ट 6.3% से बढ़कर 6.8% के आते दिखे, लेकिन एक्सेप्शनल आइटम के चलते प्रॉफिट में जबरदस्त बूस्ट दिखा है, 225 करोड़ के आसपास आते नजर आया है। सीएट, जहाँ पे जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। कंपनी की आय में करीबन 11% की ग्रोथ आपको नजर आएगी। कामकाजी मुनाफा देखें तो 96% की ग्रोथ यहाँ पर भी दिख रही है। मार्जिन्स में शार्प इंप्रूवमेंट है, 7.2% से बढ़कर 13% के आसपास आते दिखे। जम्मू एंड कश्मीर बैंक, यहाँ पे भी परफॉर्मेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जैसे कि सर बता रहे थे। एनआईआई में करीबन 28% की ग्रोथ दिख रही है। मुनाफा भी करीबन 480 करोड़ के आसपास आते दिखा है। ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए में भी आपको सुधार नजर आएगा। रतन इंडिया पावर, जहाँ पे जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी मिली जुली नजर आ रही है। कंपनी के आय में करीबन 9.5% की ग्रोथ है, लेकिन मार्जिन देखे तो 100 बेसिस पॉइंट से गिरकर इस बार आते दिखे 21% के आसपास, और जो लॉस है वो भी बढ़कर इस क्वार्टर में आते हुए नजर आया है। टाटा मोटर्स पर एक खबर आती दिखी है, जहाँ पे 12 मई को बोर्ड की बैठक के नतीजे भी आने वाले हैं क्वार्टर 4 के, साथ ही साथ कंपनी डिविडेंड पर भी विचार करने वाली है। और FY 16 के बाद पहली बार ऐसा होगा कि कंपनी डिविडेंड देने वाली है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट खबर है टाटा मोटर्स के लिए भी। ओके, तो नजर रहेगी टाटा मोटर्स, देखते हैं लंबे समय बाद डिविडेंड देने के लिए कंपनी तो रही है तैयार। कुछ और खबरें भी रह गई हैं, कुशल बताएं इनके बारे में। बिल्कुल दीप, खबरों में मनप्पुरम फाइनेंस पर फोकस रखिए। यहाँ पर ईडी ने जो जांच चल रही थी इनकी, अब उसमें एक और डेवलपमेंट हुआ है। कंपनी के एमडी और सीईओ वीपी नंद कुमार के करीबन 143 करोड़ रुपए की जो संपत्ति है वो जब्त की है। इसमें बैंक बैलेंस, शेयर्स से लाभ और अन्य जो एसेट्स हैं वो शामिल हैं। HDFC लिमिटेड, जैसे कि आप बता रहे थे, इससे जुड़ी हुई खबर, HDFC बैंक के साथ मर्जर प्रक्रिया जुलाई तक पूरी होने की उम्मीद अब आ रही है। ये कौन कॉल से डिटेल्स आई है, और साथ ही HDFC क्रेडिला फाइनेंशियल्स के नए ग्राहकों को जोड़ने के मुद्दे पर समाधान के लिए RBI से ये चर्चा करेंगे। बॉम्बे बर्मा और इनफैक्ट पूरा वाडिया ग्रुप भी फोकस में रहेगा, क्योंकि गो फर्स्ट की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ रही हैं। अब यहाँ पर लेसेस ने अपने प्लेन डे रजिस्टर्स करने की अर्जी दी है, और कुल मिलाकर 21 एप्लीकेशंस यहाँ पर मिलते हुए दिखे हैं। और अंत में जाइडस लाइफ साइंस, यहाँ पर US FDA से या अल्सर की इलाज की एक दवा को जो है अंतिम मंजूरी मिलती हुई दिखी है, प्रोडक्शन और साथ ही सेल्स के हिसाब से। तो यहाँ पर US में सालाना $8.4 करोड़ का इनका कारोबार है। तो ओवरऑल ये जो खबर है जाइडस लाइफ साइंस के लिए पॉजिटिव साबित हो सकती है। ओके, तो देखते हैं जाइडस पर आज कैसा एक्शन आता है। मनप्पुरम भी आज एक बार फिर से एक्शन में रहेगा खबरों के दम पर। ढेरों ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी हैं, इन पर भी करें फोकस। आशीष के साथ FIR। मॉर्निंग आशीष, टॉप रिपोर्ट से करिए शुरुआत। गुड मॉर्निंग दीपांशु। देखिए, सबसे पहले HDFC लिमिटेड यहाँ पर नतीजे आए थे, इसके साथ काफ़ी सारी रिपोर्ट्स है मेरे पास। CLSA की तरफ से दिखे खरीदारी की राय को बरकरार रखा है, 2862 की क्लोजिंग, 3050 रुपये का टारगेट दिया है। सबसे कम लक्ष्य दे रहे गोल्डमैन सैक्स, बिकवाली के राय के साथ लंबे समय से स्टॉक के ऊपर बेरिश है, 2170 रुपये का टारगेट दे रहे हैं। और ब्रोकरेज हाउस की कमेंट्री अगर देखो तो सब कह रहे कि काफ़ी स्टेबल क्वार्टर है, लेकिन अब सबकी नज़रें जो है सिर्फ और सिर्फ मर्जर पर है, तो यही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। आगे बढ़ते हैं। इसमें हीरो मोटोकॉर्प में देखें तो UBS की तरफ से रिपोर्ट आई है, बिकवाली की राय को अभी भी बरकरार रखा है 2400 रुपये के लक्ष्य के लिए, लेकिन अगर आप कमेंट्री देखें तो सब कुछ पॉजिटिव ही नजर आएगा। ये मान रहे कि नतीजे इनके अनुमान से काफ़ी बेहतर यहाँ पर देखने को मिले, लेकिन बुलिश हैं एक्चुअली सिटी, जो कि खरीदारी की राय को बरकरार रखे हैं, लेकिन जो लक्ष्य है वो 3300 से बढ़ाकर 3650 कर दिया, 2515 की क्लोजिंग है। और इनकी कमेंट्री भी अगर आप देखें तो बता रहे हैं कि हर लिहाज से आप देखें काफ़ी अच्छे नतीजे यहाँ पर आपको देखने को मिले, और EPS के अनुमान में भी इन्होंने किया है बदलाव। इसके अलावा अगर आप देखें तो TVS मोटर्स एक और टू व्हीलर कंपनी जो आपके रडार पर रहनी चाहिए। यहाँ पर रिपोर्ट्स आई है CLSA की तरफ से, जहाँ पर बिकवाली के राय को बरकरार रखा है, और जो लक्ष्य है वो थोड़ा सा एडजस्ट किया, 1049 से बढ़ाकर 1081 कर दिया है, लेकिन ये मान रहे कि थोड़ा सा कॉस्ट का प्रेशर यहाँ पर देखने को मिला, और एक्सपोर्ट्स में थोड़ी सी गिरावट यहाँ पर देखने को मिली। और साथ में अगर आप FY 25 EPS के हिसाब से देखें तो 25 टाइम्स का मल्टीपल है, जो कि इन्हें महंगा लगता है।
सबसे कम लक्ष्य दे रहे हैं CLSA बिकवाली के राय के साथ, इन्होंने जो लक्ष्य है 1081 का दिया है, और जेफरीज सबसे ज़्यादा बुलिश हैं, खरीदारी की राय दे रहे हैं 1550 रुपये के लक्ष्य के लिए। इसके अलावा अगर आप देखें तो डाबर यहाँ पर भी रखनी नज़र, कमज़ोर नतीजों के बाद अभी भी ब्रोकरेज हाउस की तरफ से कमेंट्री काफ़ी नेगेटिव साइड पर ही दिख रही है। इनफैक्ट आप देखिए मॉर्गन स्टैनली को, जिन्होंने EPS के अनुमान में करीब 11 से 13% की कटौती की है, जेफरीज ने भी 8 से लेकर 9% के जो है एस्टिमेट्स हैं, इन्हें ट्रिम किया है। सबसे कम लक्ष्य दे रहे हैं जेफरीज और मैक्वायरी 545 रुपये का, 530 की क्लोजिंग चल रही है, लेकिन CLSA अभी भी आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखे हैं 620 रुपये के लक्ष्य के लिए। तो ये कुछ टॉप रिपोर्ट्स हैं जहाँ पर नजर रखेंगे। बिल्कुल। और कौन सी रिपोर्ट्स लेकर आए आशीष? पांचों नतीजे हैं ढेर सारे। टाटा पावर को देखिए, यहाँ पर रिपोर्ट आई है बैंक ऑफ अमेरिका की तरफ से, जहाँ पर खरीदारी की राय को बरकरार रखा है। 204 की क्लोजिंग है, 244 का टारगेट दिया है, लेकिन मान रहे कि आगे जाकर इनके जो कोल से प्रॉफिट होते हैं इसमें एक मॉडरेशन आपको देखने को मिल सकता है। केपेक्स पर भी फोकस रहेगा। CLSA भी सिमिलर चीज़ कह रहे हैं, बिकवाली की राय को बरकरार रखे और लक्ष्य इन्होंने 196 से घटाकर 190 के करीब कर दिया है। 204 की क्लोजिंग चल रही है। एप्टिस वैल्यू हाउसिंग, यहाँ पर मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखें, 260 की क्लोजिंग, 325 का टारगेट। लेकिन मान रहे कि क्वार्टर देखें तो मुनाफे में 8% की ग्रोथ देखने को मिली। डिसबर्समेंट में क्वार्टर 10% की ग्रोथ है। AUM में भी बढ़िया बढ़त यहाँ पर देखने को मिली। जेफरीज खरीदारी की राय को बरकरार रखे हुए 380 रुपये के टारगेट के लिए। गोदरेज प्रॉपर्टीज, यहाँ पर CLSA की तरफ से रिपोर्ट है, आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है। 1335 से लक्ष्य को बढ़ाकर 1482 कर दिया है। मान रहे कि जो FY24 के लिए 14% प्री सेल्स का टारगेट है, काफ़ी बढ़िया है। अच्छी ब्रांड प्रेजेंस है, इसके चलते फ़ायदा यहाँ पर देखने को मिलेगा। टारगेट इन्होंने बढ़ाया है। मॉर्गन स्टैनली ने तो रेटिंग को कर दिया है अपग्रेड। पहले यहाँ पर देखिए अंडरवेट की राय थी, अब इक्वल वेट की रेटिंग दे रहे हैं, और जो लक्ष्य 1487 से हालांकि कट करके 1354 कर दिया। 1326 की क्लोजिंग चल रही है। और अंत में दिग्गज LNT, यहाँ पर CLSA की तरफ से बढ़िया रिपोर्ट है, जहाँ पर खरीदारी की राय को बरकरार रखा गया है। 2570 से लक्ष्य को बढ़ाकर 2790 कर दिया है। 2357 की क्लोजिंग है। वो मान रहे कि सभी सब्सिडरीज राइट पाथ पर है। अच्छा प्रदर्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। LTTS की लीडिंग ग्रोथ है पूरे सेक्टर में, और जो मेट्रो के नए ऑर्डर्स मिल रहे हैं इसका भी बड़ा फायदा LNT को होगा। तो टारगेट्स हैं 2790 रुपये के। ओके, तो ये है सारी की सारी रिपोर्ट्स जिन पर रहेगा भरपूर एक्शन। आइए बढ़ाते हैं एक्शन को आगे। वक्त है हफ्ते के आखिरी दिन एक्सपर्ट्स के दमदार पैनल से पिक ऑफ द डे लेने का। तेजी के मार्केट में कभी भी नोटा का इस्तेमाल नहीं करने वाले बंसल जी से करते हैं शुरुआत। गुड मॉर्निंग सर, बताएं पिक ऑफ द डे। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी, एक तो तेजी के बाजार में नोटा नहीं अनिल जी इस्तेमाल करता, और तेजी के बाजार में साथ में से अनिल जी 4 दिन पार्टी करता हूँ। और कल अनिल जी आशु मदान जी के बड़े भाई के साथ अनिल जी पार्टी में गया हुआ था। अच्छा। और वहां से अनिल जी मैंने टाइम देखा, 2:50 हो रहे थे लंदन में, तो आशु जी को लाइन पे लिया। वो आशु जी से भी बड़े अनिल जी मंदी वाले, कहते हैं कि लॉन्ग टर्म क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हो। ये इसलिए नहीं बता रहा अनिल जी। उसके बाद खाना पीने के बाद अनिल जी मैं गया आइसक्रीम पार्लर में। अनिल जी एक फेमस आइसक्रीम पार्लर है, हाँ। वहां पे अनिल जी मैंने अपनी फेवरेट आइसक्रीम ली, तो उसने अनिल जी मुझे ब्रिक कॉम्प्लीमेंट्री दी। वो आपका फैन है अनिल जी, आपका, दीप का, कुणाल जी, जैन साहब सबका फैन है। कॉम्प्लीमेंट्री ब्रिक दी और बोला अनिल जी को दे दो। मैंने कहा गुरु जी, अनिल जी बॉम्बे में है। तो अनिल जी मैंने उससे वेफर कोन खरीदे, और रेड लाइट पर बैठे अनिल जी जो बच्चे थे ना उनको बुला लिया। तो अनिल जी आप यू वोंट बिलीव कि ना बाकी लोगों ने भी ज्वाइन कर लिया। लोगों ने खुद भी ब्रिक खरीदी, बच्चों को ब्रिक और कॉन्स खिलाए। nice. और बच्चों ने पूछा कि भैया किसकी तरफ से, तो अनिल जी मैंने बोला भाई आप थैंक यू अनिल अंकल बोल दो अनिल जी। तो सबने आपको थैंक यू अनिल अंकल बोला है। और अंकल अनिल जी आप माइंड नहीं करोगे, बच्चों ने अनिल अंकल बोला है, आशु जी ने नहीं बोला अनिल जी। तो वी हैड अ गुड टाइम अनिल जी यस्टरडे नाइट। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। बंसल जी, ये गेस्चर आपका बहुत अच्छा था कि चलिए, और सब लोगों को धन्यवाद, आपको भी, आपके बोलने पे जिन लोगों ने अच्छा काम किया है, थैंक यू सो मच सर। तो आशु जी के बड़े भाई साहब को कभी भी एक्सपर्ट बनने मत देना। उनको बोला एक आशु जी काफ़ी है, हम अभी तक उनको मतलब बड़ी मुश्किल से एक संभाल हैंडल कर पा रहे हैं। तो अगर 2 आ गए तो फिर क्या होगा, सोचिए। बताएं सर पिक ऑफ द डे। अनिल जी पिक ऑफ द डे है हेवल्स। हेवल्स पे खरीदारी की राय है। टेक्निकल चार्ट्स पे एक नीट क्लीन क्लियर ब्रेकआउट है, और 1218 का स्टॉप लॉस है, 1305 का टारगेट है। हेवल्स है पिक ऑफ द डे। और अनिल जी इंस्पिरेशन लिया है मैंने कुणाल जी से। डिस्क्लेमर अनिल जी, मेरे यहाँ घर में ऑफिस में सारे पंखे हेवल्स के अनिल जी। अरे वाह, चलिए बहुत बढ़िया। तो हेवल्स में खरीदारी करने की राय
1305 के टारगेट लिए। सचिन जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी, यहाँ पर रिलायंस पे फोकस रहना चाहिए। इनफैक्ट जिस तरीके से पिछले सीरीज में एक अच्छा कंसोलिडेशन हुआ था, वो कंसोलिडेशन से काफ़ी बेहतरीन एक ब्रेकआउट एस्टेब्लिश हुआ था 2400 के लेवल के आसपास, और वहाँ से जो यहाँ पर एक लगातार हाई टॉप हाई बॉटम सीक्वेंस चल रही है, एक अच्छा मोमेंटम जो बना है, मुझे लग रहा है वो मोमेंटम काफ़ी अच्छी तरह एक्सटेंड होना चाहिए। वीकली चार्ट पे ऑलरेडी इसके RSI ने एक 50 के लेवल का ब्रेकआउट दे दिया है। प्लस अगर हम डेली चार्ट पे देखें तो वापस अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर इसने एक कॉन्फिडेंट क्लोजिंग दी है। एंड कल के सत्र में एक काफ़ी अच्छी शॉर्ट कवरिंग मूव भी यहाँ पर अनलॉक हुई है। तो मुझे लग रहा है ये मोमेंटम जो है वो लगभग 2500 तक तो इमीडिएट बेसिस पे एक्सटेंड होना चाहिए, बट पोजिशनली मुझे लग रहा है 2560 तक की यहाँ पर हेडरूम अवेलेबल है। तो अभी भी खरीदारी करनी है। अगर डिक्लाइंस मिलते हैं जिस तरीके से SGX अभी पोजिशन है, मुझे लग रहा है 2440 तक आप खरीदारी कर सकते हो। स्टॉप लॉस आपको 2410 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। इंट्राडे के लिहाज से पहला टारगेट होगा अराउंड 2485 का, बट पोजिशनली मुझे लग रहा है 2560 तक ये पर्टिकुलर मूव एक्सटेंड हो सकती है। तो खरीदारी करनी है रिलायंस के फ्यूचर में। RIL खरीदें, ये राय सचिन जी। कुणाल जी सुप्रभात, बताएं सर आपको क्या पसंद है। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी, सबसे ज्यादा तो मुझे आइसक्रीम पसंद है, लेकिन बंसल जी ने अनिल जी आइसक्रीम की चर्चा की इतनी लंबी चौड़ी, आइसक्रीम के लिए न्योता नहीं भेजा अनिल जी, तो ये तो सबसे बड़ा मलाल हो गया अनिल जी। नहीं तो हर चीज, अब अनिल जी बंसल जी को मेरा इशारा है कि मेरी हर चीज में आप बंसल जी की गलती निकालते हो, ये ठीक नहीं है। बंसल जी ने सही किया। बंसल आपको चाय पसंद है, आपको चाय से आइसक्रीम कब पसंद है? हमको पता ही नहीं, किसी को नहीं पता। आप हाँ चाय पे ना बुलाए बंसल जी तो पिए अकेले अकेले। तो बंसल जी आई एम विद यू, डोंट वरी। हाँ, ऑब्जेक्शन ओवर। जी सर बताइए। जी अनिल जी देखिए, बंसल जी को मैं एक इशारा भेज रहा हूँ जी। अनिल जी, मेरी खरीदारी की राय है जुबिलेंट फूड वर्क्स पर। तो आइंदा कोई पार्टी करें, अब इसको मेकअप करने के लिए अगर वो पिज्जा पार्टी कर लें जी, तो अनिल जी मैं खुशी खुशी आ जाऊंगा, पुरानी बातें भूल जाऊंगा। तो अनिल जी जुबिलेंट फूड वर्क्स पर खरीदारी की राय है। चार्ट बहुत जबरदस्त है, ब्रेकआउट आता हुआ कल के ट्रेड में हमने देखा और काफी अरसे बाद इसमें मोमेंटम बना है। तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक वापस से 500 रुपए के लेवल्स को रिक्लेम करेगा। इन स्तरों पर बाय करके चलें। यहाँ पर 466 रुपए पर स्टॉप लॉस रखना है। पहला टारगेट होगा 485 रुपए का, 485 का इवेंचुअल टारगेट है 500 का। खरीदारी की राय है जुबिलेंट फूड पर। जुबिलेंट फूड पिज्जा खरीदें, ये राय आपके लिए। कुणाल जी की तरफ से पिज्जा पार्टी करे तो बुला भी ले, ये भी क्लियर कट है। आइए पालिया साहब का किया जाए स्वागत। सर गुड मॉर्निंग, बताएं पिक ऑफ द डे। मॉर्निंग एवरीवन। सो पिक ऑफ द डे रहेगी SBI लाइफ। स्टॉक में कल के सेशन में देखें तो जो ब्रेकआउट डेली और वीकली चार्ट पे बने हैं और कल के सेशन में शॉर्ट कवरिंग एक्शन भी देखने को मिला है। हमें लगता है SBI लाइफ में जिस तरीके से ब्रेकआउट बने हैं, ये स्टॉक में फर्दर तेजी एक्सटेंड होते हुए दिख सकती है। यहाँ पे टारगेट हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो आना चाहिए करीब 1200 से 1205 तक के अपसाइड के टारगेट SBI लाइफ फ्यूचर में आते हुए दिख सकते हैं। करंट लेवल से 1155 के स्टॉप लॉस रखे जा सकते हैं। तो SBI लाइफ बाय करने की सलाह है। SBI लाइफ, ये है खरीदारी करने की राय। और अब राय ली जाए सुमित जी से पिक ऑफ द डे की। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग। अनिल जी, जो पिक ऑफ द डे है वो है एशियन पेंट्स। एशियन पेंट्स के अंदर ब्रेकआउट है। एशियन पेंट मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ से ऊपर का मूव दिखाना चाहिए। रिसेंट का स्विंग हाई ब्रेक कर चुका है। कल एक अच्छा मूव देखने को मिला था, फॉलो मूव यहाँ से कंटिन्यू देखने को मिलेगा। जिन्होंने पोजीशंस बनाई है वो लोग होल्ड करें। कोई भी 10-20 रुपए का डिप आता है तो इस पर खरीदारी करें। 2930 ये स्टॉक का नीचे में स्टॉप लॉस होगा। ऊपर में जो पहला टारगेट बनेगा 3050 का, दूसरा टारगेट बनेगा 3075 का। तो एशियन पेंट्स पे खरीदारी करें 1-2 दिनों के लिए 2930 के स्टॉप लॉस से 3050 3075 के टारगेट्स के लिए। ओके, तो ये है आपके लिए राय एशियन पेंट्स। सिद्धार्थ जी का भी स्वागत है। सर गुड मॉर्निंग, बताएं पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु और सारे पैनलिस्ट को और दर्शकों को। मोबाइल खरीदना हो, टीवी खरीदना हो, फ्रिज खरीदना हो, कुछ भी खरीदना हो, याद करें बजाज फाइनेंस को, क्योंकि बजाज फाइनेंस एक कंज्यूमर फाइनेंस लोन की कंपनी और बजाज फाइनेंस पे खरीदारी की राय। शॉर्ट टर्म टारगेट 6650। लंबे समय के लिए अगर 1 साल का पर्सपेक्टिव आपने अपना लिया तो 8100 भी आ सकता है। नतीजे दमदार, 30% प्रॉफिट, 30% NII ग्रोथ, AUM 25% से ग्रोथ, और कंपनी चाहती है कि ये साल में 28 से 29% का AUM ग्रोथ करेगी और 25% कंपाउंडर से ग्रो होने वाली कंपनी बजाज फाइनेंस। 1.25 करोड़ कस्टमर ऐड करने की योजना है।
FY24 में। सो बजाज फाइनेंस 6650 फॉलोड बाय 8100 फॉर लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म के बड़े टारगेट्स आ रहे हैं 8100, नियर टर्म में भी करीब 100-125 रुपए की मूव आपको 150 रुपए की मूव आपको सिद्धाजी की तरफ से दिख रही है, तो अच्छी मूव आ सकती है, नजर रखिए काउंटर आपको बढ़िया गेन्स भी दिखा सकता है। आइए कुछ और स्टॉक्स की भी बात करें। सिद्धाजी, टाटा पावर नंबर्स कैसे लगे आपको? यहाँ पर थोड़े मिले जुले से नंबर्स थे, ऑपरेशनली ठीक ठाक परफॉर्मेंस रही है, मार्जिन्स इनके स्टेबल रहे थे, गिरावट का अनुमान लगाया था, मुनाफा भी अच्छा बढ़कर आया है, कॉन कॉल में भी आगे का आउटलुक अच्छा दिया है, सोलर बुक बहुत अच्छा कर रही है उनकी। आपकी कोई राय टाटा पावर पर? बिल्कुल दीप, आप सही कह रहे हैं कि नतीजे अच्छे आए हैं, पिछले क्वार्टर के मुकाबले तो सही में अच्छे आए हैं, एस्टीमेट से बेहतर आए हैं, क्योंकि मैं मानता हूं कि मुनाफों में ग्रोथ और मार्जिन सबसे बड़ी चीज 14% के सामने 15.5% आए हैं। अंडर परफॉर्मर है, बहुत ही ज्यादा परेशान करने वाला स्टॉक है लोगों के पोर्टफोलियो में अगर है, बट हमारा जो इस पे टारगेट है 256 का 256 का टारगेट है लंबे समय के लिए। हम मानते हैं कि अब स्लोली ग्रेजुअली इनके रिन्यूएबल एनर्जी दूसरे बिजनेसेस में अच्छा ट्रैक्शन दिखेगा, तो टाटा पावर अगर आपने ले रखा है तो बिल्कुल बने रहे, थोड़ा सा और समय दे, 256 का टारगेट। ओके, 256 का टारगेट है सिद्धार्थ जी का टाटा पावर का, थोड़े लंबे समय के लिए आपको होल्ड जरूर करना पड़ेगा। ब्लू स्टार, कुणाल जी जरा इसका चार्ट देख लें, यहाँ पे भी मिली जुली परफॉर्मेंस आई है, 16% आय में हमने बढ़त देखी है, कामकाजी मुनाफा बढ़कर आया है, मार्जिन स्टेबल है, ओवरऑल मुनाफा भी बढ़ा है, बट एक एक्सेप्शनल गेन की तरफ से ये एक्शन हुआ था, थोड़ा टैक्स एक्सपेंसेस ऑफसेट कर रहे हैं इसको, एंड मोर इंपॉर्टेंटली 1:1 के रेशियो में बोनस का भी इन्होंने ऐलान किया है। चार्ट्स क्या कहती है सर ब्लू स्टार? देखिए, लगातार एक आउट परफॉर्मिंग स्टॉक है दीपांशु, स्टॉक लगातार आउट परफॉर्म कर रहा है, हायर बॉटम्स की श्रृंखला चार्ट पर बनी हुई है, केवल एक कंजेशन मुझे दिखता है 1525 के आसपास, जहां से दूसरी बार स्टॉक ने रेजिस्टेंस ली है और उसके बाद नीचे आया है। 1525 के ऊपर इसमें फिर से एक ब्रेकआउट होगा, तो मुझे लगता है कि इन स्तरों पर जिनके पास पोजीशन है वेट एंड वॉच करें, थोड़ा सा मीडियम टर्म व्यू रखें इसमें, और 1525 के ऊपर जैसे ही स्टॉक ब्रेकआउट करता है इसमें आपको नए लेवल्स देखने को मिलेंगे, तो होल्ड करने की मेरी राय। बिल्कुल होल्ड करने की सलाह है ब्लू स्टार। सीएट, पालविया साहब जरा इस पर नजर डालें, 2-3 दिनों से टायर स्टॉक्स में बढ़िया तेजी बनी हुई है, सीएट के भी नंबर्स अच्छे हैं, 11% आय बढ़ी है, बट कामकाजी तौर पर देखिए एबिटा डबल हुआ है, मार्जिन 7.2% के 12.8% आए हैं, 5.25 गुना मुनाफा बढ़कर आया है, थोड़ा एक्शन वहां पर अच्छा था। चार्ट्स क्या कहती हैं सर सीएट की? तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन देखने को मिली है, ये थर्ड कंसेक्यूटिव मंथ है जहाँ पे स्टॉक हायर हाई लो फॉर्मेशन बनाते हुए दिख रहा है, ये दिखाता है कि एक सस्टेन्ड बाइंग यहाँ पे आते हुए दिखी है। स्टॉक में जिस तरीके से तेजी पिछले कुछ दिनों में देखने को मिली है, स्टॉक अपने सारे लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर सस्टेन करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है जिस तरीके से ब्रेकआउट हुए हैं यहाँ पे डेली वीकली मंथली टाइम फ्रेम पे, अब ये स्टॉक 1620 के ऊपर सस्टेन रहा तो इसके नेक्स्ट टारगेट जो बन सकते हैं वो करीब 1750 से 1800 तक की भी यहाँ से अपसाइड आते हुए दिख सकती है। तो एक बड़े करेक्शन के बाद स्टॉक ने लोअर साइड पे एक बेस बनाया और उसका ब्रेकआउट यहाँ पे विथ वॉल्यूम एक्शन देखने को मिला है, तो हमें यहाँ लगता है कि फर्दर और एक्सटेंड करेगा तेजी, 1750 से 1800 तक की अपसाइड आगे आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। ओके, तो यह है आपके लिए सीएट, नजर रखिए टायर स्टॉक्स में पिछले कुछ दिनों से बढ़िया तेजी बनी हुई है, आज भी देखते हैं अगर टायर्स पर मोमेंटम अच्छा रहेगा, दमदार नतीजे इस कंपनी के आए हैं।